हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 साइकोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 7 सोशल इन्फ्लुएंस इन ग्रुप प्रोसेसेस, उसके रिव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 1 से लेके 6 तक का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप नीचे प्लेलिस्ट देखो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, वहाँ पे मैंने इन सारे पीडीएफ को शेयर कर दिया है। अभी हम वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं। जहाँ पे मुझे लगेगा कि समझाना है बहुत अच्छे से, वहाँ पे मैं समझाऊंगी, और जो मुझे लगेगा इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मैं ऐसे ही आपको बता दूंगी, या फिर उस जगह को मैं बस रीड आउट कर दूंगी। ओके, क्योंकि अभी ज़्यादा उतना टाइम है नहीं ना, एग्ज़ाम बहुत पास है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल ग्रुप्स में आप कंपैरिजन करो, और इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स में कंपैरिजन करो। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो फॉर्मल ग्रुप है, आपको नाम से पता लग रहा है कि सारा जो सेटिंग है, जो स्ट्रक्चर है, वो फॉर्मल तरीके से है, जहाँ पे डिफाइंड रोल्स होता है, नॉर्म्स होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मतलब जो भी रूल्स है, जो भी नॉर्म्स है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक ग्रुप मेंबर का, वो स्ट्रक्चर्ड होता है और डिफाइंड होता है। यानी पहले से निर्धारित किया हुआ होता है कि आपका ये काम है, आपका वो काम है। जैसे कि वर्क प्लेस टीम, जैसे ऑफिस में जो टीम होती है, वहाँ पे अलग अलग मेंबर का अलग अलग टास्क होता है। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में है उनको सोशल मीडिया का काम है, जो डिज़ाइनिंग में है उनको डिज़ाइनिंग का काम है, अलग अलग ऐसे करके है। और इनफॉर्मल ग्रुप्स आपको पता ही है कि स्पॉन्टेनियस है, और जो कि पर्सनल रिलेशनशिप और सोशल नीड्स के ऊपर बेस्ड होती है। पर्सनल रिलेशनशिप मतलब आपस में दोस्ती है, यारी है, तो एक ग्रुप बन गया, एक फ्रेंड सर्कल बन गया। और हम सोशल एनिमल है, हमें सोशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, अकेले नहीं रह सकते। हम कितना भी कह ले कि अकेले होना ठीक है, बट ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। तो इसलिए सोशल नीड्स के लिए भी जो ग्रुप्स बनते हैं उनको हम कहते हैं इनफॉर्मल, मतलब पर्सनल है, जैसे कि फ्रेंड सर्कल हो गया। तो समझ गए आप लोग। फिर है इन ग्रुप और आउट ग्रुप। तो इन ग्रुप का मतलब है जिसको ना हम करके रिप्रेजेंट करते हैं। वन ग्रुप दैट वी आइडेंटिफाई यूजिंग वी, मतलब वो हमारा अपना है, या फिर उसमें मतलब कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि वो अलग, कोई ये अलग है, वो अलग है, ऐसा कोई नहीं। मतलब सब लोग इकट्ठे एक जैसे है, हम ऐसे बोलते हैं, लाइक वी बोलते हैं हम। जैसे कि वंस नेशनलिटी और रिलीजन, जैसे हमारा इंडियन है, रिलीजन मेरा हिंदू है, तो मैं क्या कहूँगी कि जब हम बात करेंगे तो मैं कहूँगी कि हम इंडियन, या फिर हमारे इंडिया में ऐसा होता है। या फिर अगर रिलीजन के बारे में बात करूँगी तो मैं बोलूँगी हमारे हिंदू रिलीजन में ऐसा कल्चर है। वहाँ पे हम अलग अलग करके नहीं बोलते हैं। एक रिलीजन एक ग्रुप होता है, एक नेशन एक ग्रुप होता है, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। इंडियंस लाइक ऑल इंडियंस एंड इक्वल एंड ऑल। तो ये सारा ग्रुप है इन ग्रुप। और आउट ग्रुप में जहाँ पे हम कहते हैं कि वो करके बोलते हैं, मतलब उसमें डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। जैसे कि स्पोर्ट्स टीम, तो आप यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं बोलूँ हमारा जो इंडियन क्रिकेट टीम है और हमारी जो आईपीएल की टीम है, उस दोनों में आप डिफरेंस देखो। ये है इन ग्रुप का, और ये है आउट ग्रुप का। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, हम कहते हैं हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, हमारा कैप्टन रोहित शर्मा, ऐसा करके हम बोलते हैं। लेकिन आईपीएल में क्या होता है कि अलग अलग हो जाता है सारा, आरसीबी हो जाता है, एमआई हो जाता है, केकेआर हो जाता है। तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि केकेआर वाले, आरसीबी वाले, एमआई वाले, सीएसके वाले। तो उनको हम दे करके रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो ये चीज़ है। और इन ग्रुप जो है बहुत बहुत ही पॉजिटिवली देखा जाता है इनको, क्योंकि वहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं। और आउट ग्रुप्स जो है वो कभी कभार बायस और डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, क्योंकि वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं, सॉरी, डिफ्रेंशिएट हो जाता है चीज़ें, है ना। ओके। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर यू अ मेंबर ऑफ सर्टेन ग्रुप, क्या आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं। तो हम हमेशा अपनी जो फैमिली है, फैमिली के मेंबर्स होते हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल होते हैं उसके मेंबर होते हैं, और साथ में हमारा जो एकेडमिक सर्कल है, हम अगर स्कूल में है तो क्लासरूम के, कॉलेज में है तो जो कॉलेज का क्लासरूम, मतलब कॉलेज का जो बैच है उस बैच का मेंबर होते हैं। और
कई बार अगर आप काम करते हो, जैसे कि मैं अभी काम करती हूँ, तो मैं ऑफिस की टीम के मेंबर हूँ, तो इसी हिसाब से हम हर कोई किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर होता ही है, तो यस, इट्स अ बिग यस। तो अब डिस्कस व्हाट मोटिवेटेड यू टू ज्वाइन दैट ग्रुप। आप अभी ये बताओ कि क्या मोटिवेशन है इन ग्रुप को ज्वाइन करने का। सबसे पहला तो ये है कि सिक्योरिटी और सपोर्ट, फैमिली ऑफर्स इमोशनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सबसे पहला तो सिक्योरिटी होता है, इमोशनल सिक्योरिटी होता है कि हम अब वल्नरेबल हो सकते हैं, अब एक दूसरे से अपनी जो इमोशनल बातें हैं उनको बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी होती है, हम सिक्योर फील करते हैं। और दूसरी बात है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फिर है कॉमन इंटरेस्ट, जैसे दोस्त होते हैं तो उनकी सिमिलर हॉबीज़ होती है, सिमिलर वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ मतलब मोरल एथिक्स ये सब। और ग्रोथ इन नॉलेज, तो एकेडमिक ग्रुप्स हेल्प्स इन लर्निंग एंड नेटवर्किंग। एकेडमिक्स ग्रुप जो होता है, एकेडमिक में जो ग्रुप होता है वहाँ से हम सीखते हैं, नेटवर्क करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो यही सारा मोटिवेशन है, बहुत ही सिंपल सी बात है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछता है, हाउ डज टकमैन स्टेज मॉडल हेल्प यू अंडरस्टैंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। तो एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं टकमैन स्टेज मॉडल। उसमें 5 स्टेजेस होते हैं, जिन 5 स्टेजेस के थ्रू हम ऐसे देख सकते हैं कि एक ग्रुप कैसे फॉर्म होता है। मतलब कोई भी ग्रुप को फॉर्म होने के लिए 5 स्टेज से गुजरना पड़ता है, या फिर 5 स्टेज से वो गुजरता है। तो वो क्या क्या स्टेजेस हैं हम अभी देखते हैं। So Tuckman's model explain formation through 5 stages. Okay. फर्स्ट है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग मतलब फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मेंबर्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, मानो 4-5 लोग एक साथ मिल गए, तो वो सिर्फ मिले हैं, तो वहाँ पे कोई भी किसी का रोल जो है फिक्स किया नहीं हुआ है, कोई भी डिफाइन नहीं हुआ है, रूल्स वगैरह जो है अनक्लियर है। फिर है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेज ओवर लीडरशिप एंड गोल्स। जैसे कि वो नहीं बोलते ब्रेन स्टॉर्मिंग, वो संदीप माहेश्वरी का जो सेशन आता है यूट्यूब पे ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो वहीं पे है स्टॉर्मिंग, मतलब आइडियाज़ वगैरह को शेयर करना अपना। तो वहाँ पे जब हम एक साथ मिलते हैं, आइडियाज़ वगैरह शेयर करते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है कि लीडरशिप और गोल्स के रिगार्डिंग, कि क्या आपका क्या गोल है, इसका अलग गोल है, और वहाँ पे मतलब लीडरशिप को लेके कि कौन लीडर बनेगा, कौन कैप्टन बनेगा, कौन मॉनिटर बनेगा, ये सारी चीज़ों को लेके भी कन्फ्लिक्ट आता है। फिर है नॉर्मिंग। फिर वहाँ पे रूल सेट होता है, नॉर्म सेट होता है, और जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल होता है, वो जो ग्रुप है वो स्टेबल हो जाता है। फिर परफॉर्मिंग्स, द ग्रुप वर्क्स इफेक्टिवली टूवर्ड्स गोल नहीं, गोल टूवर्ड्स गोल्स प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, टूवर्ड्स गोल्स। फिर वो ग्रुप मिलके वो गोल के लिए काम करता है। एंड देन एडजॉर्निंग, द ग्रुप डिसबैंड्स आफ्टर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हो सकता है जैसे कि मतलब एडजॉर्निंग मतलब ख़त्म हो जाना है, फिर टूट जाना, यूजुअली हम उसको कहते हैं, मतलब ब्रेकिंग अप। तो फिर बाद में जब ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो वो ग्रुप जो है बंद पड़ जाता है या फिर टूट जाता है। सो दिस इज इट सिंपल। ए स्कूल प्रोजेक्ट टीम में स्ट्रगल इनिशियली बट लेटर वर्क एफिशिएंटली परफॉर्मिंग। तो हो सकता है जैसे आपके स्कूल के प्रोजेक्ट ग्रुप है, तो प्रोजेक्ट ग्रुप में क्या होता है, पहले आप 5 या 6 बच्चे ऐसे मिलते हैं एक साथ, फिर बात करते हैं आपस में कि क्या क्या टॉपिक रहा जाए, क्या टॉपिक किया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। फिर सारा सेट होता है कि ऐसे करते हैं, ये बंदा लिखेगा, ये डिज़ाइन करेगा, ये डायग्राम ड्रॉ करेगा, फिर आप एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हो, उसको सबमिट करते हो, और फिर हो सकता है सब में दोस्ती बनी रहे ना बनी रहे, वो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू ग्रुप्स इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। तो अभी ये जो ग्रुप्स वगैरह बनते हैं, इन ग्रुप से हमारा बिहेवियर में क्या चेंजेस आता है या फिर क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो ग्रुप्स जो है हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अब वो कैसे, तो सबसे पहला सोशल नॉर्म्स। तो जैसे कि ग्रुप जब बनता है वहाँ पे एक डिफाइंड नॉर्म्स होते हैं, एक रूल्स होता है, तो उस हिसाब से हमारी जो एक्शंस होती है वो डिफाइनिंग हो जाता है, मतलब अ, क्या कहते हैं उसको, मतलब फिक्स हो जाता है। मानो कि जैसे नॉर्मल सी रूल है कि मंदिर में सबको अंदर जाना है तो जूते उतार के जाना है। तो अब कोई भी हो, अब अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, वहाँ पे एक डिफाइंड रोल है कि जो चप्पल उतारना है, तो सब कोई चप्पल उतार के ही अंदर जाता है ना। तो यहाँ पे
इस सोसाइटी का ये जो नॉर्म है कि मंदिर में चप्पल उतर के जाना है, इसकी वजह से सबका जो एक्शन है वो डिफाइनिंग हो गया है, डिफाइंड हो गया, फिक्स हो गया है। फिर है सोशल फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन का मतलब होता है किसी के प्रेजेंस में किसी के परफॉर्मेंस का अच्छा हो जाना, इम्प्रूवमेंट हो जाना। जैसे कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। एग्जाम्पल, प्लेइंग बेटर इन ए फुटबॉल मैच विथ एन ऑडियंस। जैसे कोई बंदा है मैच खेल रहा हो, तो वहाँ पे अगर ऑडियंस है, वो लोग चीयर कर रहे हैं, तो उसके परफॉर्मेंस में अचानक इम्प्रूवमेंट आ जाती है, क्योंकि उसको वो मोटिवेशन मिलता है। ओके। फिर है सोशल लोफिंग। लोफिंग का मतलब होता है कि एफर्ट डिक्रीजेज व्हेन वर्किंग इन ए ग्रुप। तो जब कोई भी लोग या फिर बहुत सारे लोग मिलके एक साथ ग्रुप में काम करता है, तो लोगों के जो एफर्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा कमी आ जाता है। सोचते ठीक है, हो जाएगा, मैं नहीं तो कोई और सही कर लेंगे, हो जाएगा, कोई और ही कर लेगा, ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे बिहेवियर में मतलब बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस होती हैं। फिर है कॉन्फॉर्मिटी एंड ओबीडियंस। इंडिविजुअल्स एडजस्ट देयर बिहेवियर टू अलाइन विद ग्रुप एक्सपेक्टेशन। और ये कॉन्फॉर्मिटी और ओबीडियंस का मतलब होता है हम ग्रुप में फिट होने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को ओबे करने लगते हैं। ओके। मतलब मानो कि कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं है, लेकिन सबके साथ मिलजुल के रहने के लिए चलो मान लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। वो एक मीम नहीं आता, सह लेंगे थोड़ा तो सह लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स में स्टडी हार्डर इन ए स्टडी ग्रुप ड्यू टू पीयर इन्फ्लुएंस। जैसे कि किसी बच्चे को अगर स्टडी ग्रुप में डाल दो, तो अगर वो देखेगा कि साथ वाले सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये भी बच्चा पढ़ने लगेगा। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछता है, हाउ कैन यू रिड्यूस सोशल लोफिंग इन ग्रुप्स। आप जो ये सोशल लोफिंग है ना, कि ग्रुप में लोगों के जो एफर्ट्स है वो कम होने लगते हैं, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो या फिर कम कर सकते हो। थिंक ऑफ एनी 2 इंसिडेंट्स ऑफ सोशल लोफिंग इन स्कूल, हाउ डिड यू ओवरकम इट। अब अपने स्कूल में ऐसे 2 इंसिडेंट बताओ जो ऐसा हुआ होगा और आपने उसको ओवरकम कैसे किया है। तो सोशल लोफिंग ऑक्यूर्स व्हेन इंडिविजुअल्स एक्सर्ट लेस एफर्ट इन ए ग्रुप। तो जब लोग ग्रुप में होते हैं तब एफर्ट कम देते हैं, इसी को कहते हैं सोशल लोफिंग। तो इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है, कम कैसे किया जा सकता है, इसको मेकिंग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस विजिबल और असाइनिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एक है पहला कि आप हर किसी के कंट्रीब्यूशन को विजिबल करो। जैसे कि अगर आपका एक ग्रुप प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे एक ऐसा शुरू का पेज बनाओ, यहाँ पे लिस्ट लिखो 1 2 3, और यहाँ पे नाम लिखो, और यहाँ पे किसने क्या टास्क किया है वो लिखो। तो इससे क्या होगा, हर किसी का टास्क जो है विजिबल होगा। तो इससे वो बंदा अगर उसको लगेगा कि मैं कम एफर्ट दूंगा, तो मेरा भी टास्क में तो लिखा रहेगा कि मैंने कम दिया है, तो मैं ठीक तरह से अपना एफर्ट डालूंगा। और दूसरा बात है असाइनिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप सबको स्पेसिफिकली बता दो कि आपको ये करना है। जैसे कि मेरे स्कूल में क्या होता था, जब ऐसे हमारी जब प्रोजेक्ट वगैरह होती थी, तो हम अगर 3-4 लोग मिलते, तो मुझे उतना डिज़ाइनिंग वगैरह, डायग्राम ड्राइंग वगैरह उतना नहीं आता, बट मेरी राइटिंग अच्छी है। तो इस हिसाब से जो राइटिंग का काम है वो मैं करती थी, जो डिज़ाइनिंग का काम है वो कोई और करता था, जो डायग्राम ड्रॉ वगैरह करना है वो कोई और करता था। तो ऐसे ऐसे करके हम उसको डिज़ाइन करते थे, मतलब सॉरी, डिफाइन करते थे रोल्स को। अभी आप ऐसे बताओ कि और भी चीज़ कर सकते हो कि स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेशन, कि ग्रुप का जो ग्रुप को जो थोड़ा आप और मजबूत बनाओ, अपने आप में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बॉन्ड है, उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा करो, तो बहुत चीज़ें सही हो जाती है। अब 2-4 इंसिडेंट बोला है, तो इसमें एक है कि ड्यूरिंग ग्रुप प्रोजेक्ट सम स्टूडेंट्स डिड नॉट कंट्रीब्यूट, वी सॉल्व दिस बाय असाइनिंग क्लियर रूल्स। तो बच्चों ने अगर कंट्रीब्यूट नहीं किया है, तो हमने रूल जो उनको मतलब उनके रोल्स को क्लियर कर दिया है कि आपको ये करना है। दूसरी है डिबेट टीम में अगर कोई बंदा दूसरे के ऊपर मतलब रिलाइड है कि कोई और प्रिपेयर कर लेगा, तो उस समय वी एनकरेज्ड इक्वल पार्टिसिपेशन थ्रू रिहर्सल। तो तब हमने रिहर्सल में बोला कि सबको इक्वली पार्टिसिपेट करना है। तो ये सारे इंसिडेंट हैं और इसको कैसे ओवरकम किया ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
सिक्स में पूछा है, हाउ ऑफन डू यू शो कन्फर्मिटी इन योर बिहेवियर? हाउ आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कन्फर्मिटी? ओके ओके, तो यहाँ पे पूछा है हाउ ऑफन डू यू शो कन्फर्मिटी इन योर बिहेवियर। मैं एक्चुअली थोड़ा सा पानी पीने के लिए वो किया था, मतलब पॉज किया था। सो हाउ ऑफन डू यू शो कन्फर्मिटी इन योर बिहेवियर एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कन्फर्मिटी? तो कहाँ है कॉन्फर्म, देखो इसको समझने से पहले कॉन्फर्मिटी का मतलब समझो। कॉन्फर्मिटी का मतलब ऐसा होता है कि मतलब कुछ ऐसे तरीके से चीज़ों को करना जो सोशली एक्सेप्टेड हो, या फिर मतलब प्लीज़ करने का, ऐसा कह सकते हैं। मतलब हम अपने बिहेवियर को ऐसा ही करें जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो और हर कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, इसको कहते हैं कन्फर्मिटी। जैसे इन कन्फर्म इन सोशल सेटिंग सच एज फॉलोइंग ड्रेस कोड और एग्रीइंग विद ग्रुप ओपिनियंस टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। हाँ, जैसे यही चीज़ कहा है कि हम मतलब ऐसा क्या बिहेवियर में हम चेंज ला सकते हैं या फिर कन्फर्मिटी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि जैसे किसी पर्टिकुलर ड्रेस कोड को मतलब एक्सेप्ट कर लेना और एग्री कर लेना विद ग्रुप ओपिनियंस टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। तो बाद में जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई झमेला ना हो, इसलिए एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड को एग्री कर लेना किसी भी ग्रुप में। तो यही बात है, कन्फर्मिटी का मतलब ऐसे बिहेव करना जिससे कि वो सोशली एक्सेप्ट हो और कोई कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। ओके, अब कहा है कि ये जो कन्फर्मिटी है इसको डिटर्मिनेट क्या क्या चीज़ करता है, मतलब कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ऐसे एक कन्फर्म बिहेवियर करें। तो सबसे पहला है ग्रुप साइज। ग्रुप का क्या साइज़ है? लार्ज ग्रुप एक्सर्ट्स मोर प्रेशर। अगर ग्रुप का साइज़ ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। आप सोचो कि 3 लोग हैं तो वहाँ पे कोई अगर मतलब एक बंदा कुछ अलग करना चाहे तो वो बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर 30 लोगों का ग्रुप है, वहाँ पे कोई एक बंदा चाहे कि अपने आप से कुछ वो कर ले तो वहाँ पे उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर 29 लोग प्रेशर जमाएंगे, है ना। वही बात है। फिर है अनएनिमिटी। व्हेन एवरीवन एग्रीज इट्स हार्डर टू रेजिस्ट। अनएनिमिटी का मतलब होता है कि जब हर कोई एग्री कर रहा है ना तो रेजिस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर है स्टेटस एंड ऑथोरिटी। हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस कन्फर्मिटी। जिनका स्टेटस थोड़ा हाई होता है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हर एक को। तो और है कल्चरल फैक्टर्स। कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज एनकरेज कन्फर्मिटी मोर देन इंडिविजुअल वन। और कल्चरल में देखा जाता है कि जो कलेक्टिव एनकरेजमेंट होते हैं उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है किसी पर्सनल ओपिनियन से ज़्यादा। मतलब सारे मिलके जो डिसाइड करेंगे उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिससे कन्फर्मिटी डिफाइंड होती है, डिटरमाइंड होती है। अभी क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू पीपल ओवे इवन व्हेन दे नो देयर बिहेवियर में बी हार्मिंग अदर्स? तो अब है कि लोग मतलब क्यों ओवे कर लेते, मान लेते कुछ चीज़ों को, जबकि पता है कि उनके बिहेवियर में बाद में मतलब हर्ट हो गया किसी को, या फिर वो भी खुद ही हर्ट हो रहा है, ऐसा कुछ सिनारियो है। मतलब हम करना चाहते हुए भी क्यों ओवे करते हैं, किसी चीज़ को मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऑथोरिटी को क्यों ओवे करते हैं, इसके कुछ कुछ रीजंस है। जैसे फियर ऑफ पनिशमेंट, हम पनिशमेंट से डरते हैं। कंसिक्वेंस ऑफ डिसोबीडियंस, अगर हम डिसोबे कर रहे हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंस है, हम उससे डरते हैं। फिर है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन में ये सोसाइटी में सिखाया जाता है कि जो ऑथोरिटी है उसको रिस्पेक्ट करना, है ना। फिर है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिलीव दैट ऑथोरिटी फिगर इज रिस्पॉन्सिबल नॉट दैम। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि ऐसा बोला जाता है कि जो ऑथोरिटी फिगर है वही रिस्पॉन्सिबल है और बाकी लोग मतलब उतना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ऐसा भी माना जा सकता है। जैसे कि सोल्जर में फॉलो है हार्मफुल ऑर्डर्स ड्यू टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड हायरकी। जैसे कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है ना कि हमें अपने आप को हार्म भी हो रहा है तब भी हम क्यों ओबे करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है तो हमको उनको मानना चाहिए। फिर है हमें सिखाया जाता है कि उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर हम
अगर नहीं डिस ओबे करेंगे, डिस ओबे करेंगे तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हम उसको झेल नहीं सकते, या फिर हमको पता है कि कितनी प्रॉब्लम होगी। जिसके एग्जांपल में सोल्जर्स में फॉलो हार्मफुल ऑर्डर्स ड्यू टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड हायरार्की। तो जैसे कि मिलिट्री वगैरह में बहुत हायरार्की होता है, जो तो अगर ऊपर से कुछ ऑर्डर आया है तो उसको वो चाहे कितना ही हार्मफुल हो उसको हमें मानना ही है। और वहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, तो हम मतलब ऐसे ही मतलब डिसओबे नहीं कर सकते, कुछ कुछ चीज़ें हैं। फिर है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन का क्या क्या बेनिफिट है। कोऑपरेशन तो सबको पता है कि मिलजुल के रहना है, एक दूसरे को ऐसे कोऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी कोऑपरेशन का क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो कोऑपरेशन का जो जो बेनिफिट है वो है कि बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारे मिलके एक डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर दो लोगों के दिमाग में जो होगा उससे ज़्यादा तो अच्छा है कि 5 लोगों के दिमाग में होगा, है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूव हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कलेक्टिव आइडियाज़ होंगे। फिर है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। 2 से मिलके जितना काम होगा 5 से मिलके उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो सब लोग मिलके काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फिर स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, जैसे कि एनकरेज ट्रस्ट एंड टीम वर्क। सब मिलके अगर साथ में काम करेंगे तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, वहाँ पे ट्रस्ट बढ़ेगा और टीम वर्क भी बढ़ेगा। फिर है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोमोट्स हारमोनी इन सोसाइटी। तो सारे लोग मिलजुल के अगर रहेंगे तो वहाँ पे सोसाइटी में हारमोनी बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी। जैसे एग्जाम्पल में है इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन साइंस लीड टू मेडिकल एडवांसमेंट। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन साइंस मतलब सब मिलके साइंस के लिए या फिर साइंस से रिलेटेड अगर कोऑपरेटली काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी जो मेडिकल चीज़ें हैं, मेडिकल जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई है, क्योंकि सब लोग कोऑपरेटली मिलके साइंस के लिए या फिर साइंस के इम्प्रूवमेंट के लिए, साइंस को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेडिकल जो फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ इज़ वंस आइडेंटिटी फॉर्म्ड। अब लोगों की आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती है। तो आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती है, इसके अगर हम आंसर्स देखें तो इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहला है पर्सनल एक्सपीरियंस। हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं उससे हमारा परसेप्शन बनता है। फिर है ग्रुप मेंबरशिप। तो फैमिली, कल्चर एंड पीयर ग्रुप्स कंट्रीब्यूट टू आइडेंटिटी। हमारी जो फैमिली है, जो कल्चर में, जिस कल्चर में हम बड़े रहे होते हैं, हमारा जो पीयर ग्रुप है वो भी हमारे आइडेंटिटी में वो करते हैं, मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर है सोशल कंपैरिजन डिफाइनिंग वन सेल्फ इन रिलेशन टू अदर्स। हम सोसाइटी में अपने आप को मतलब डिफाइन कर सकते हैं, हमारा एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन है, उस हिसाब से भी आइडेंटिटी फॉर्म होती है। और फिर है मीडिया एंड एजुकेशन एक्सपोजर टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव शेप्स बिलीव। जब हम बहुत अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, तो उससे भी हमारा बिलीव फॉर्म होता है, जिससे कि हमारा एक आइडेंटिटी फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल, स्टूडेंट में आइडेंटिफाई एज हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल ड्यू टू एकेडमिक अचीवमेंट्स। तो अगर किसी बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट अच्छा रहेगा तो उसको हम एक हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल के तौर पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछता है कि व्हाट आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। सो सॉरी अबाउट दैट, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ गई थी। तो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि व्हाट आर द सम कॉजेज ऑफ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। तो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट पहले क्या है कि दो ग्रुप के बीच में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है उसको हम कहते हैं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, है ना। जैसे कि दो रिलीजियन हो सकता है, मानो हिंदू और क्रिश्चियन हो सकता है, या फिर जैसे मतलब दो कंट्री हो सकता है, इंडिया और पाकिस्तान हो सकता है ऐसे। तो ऐसे करके दो ग्रुप में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है उसको हम कहते हैं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो यहाँ पे कॉज क्या होता है उसका, मतलब कारण क्या है। तो कारण सबसे पहला है
कंपटीशन फॉर रिसोर्स के लिए कंपटीशन होता है, जैसे कि लैंड के लिए, ज़मीन के लिए, पैसे के लिए, पावर के लिए वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और दूसरा है कल्चरल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रेजुडिस, जिसका मोस्टली आप रिलीजन में देख सकते हो, है ना। फिर है पावर स्ट्रगल, पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल, वॉर्स एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। तो पॉलिटिकल ये तो होता है कंट्रीज़ के बीच में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। अब कोई यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट के बारे में बताओ। तो इंटरनेशनल एक कॉन्फ्लिक्ट जैसे इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट हैज़ लीड टू मास डिस्प्लेसमेंट। तो अभी क्या होता है, जैसे ये जो कन्फ्लिक्ट होता है उससे क्या प्रॉब्लम होता है वो हमें बताने के लिए बोला है। तो जैसे इजराइल पैलेस्टाइन का जो कन्फ्लिक्ट है उसके वजह से मास डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, डिस्प्लेस होना। फिर लॉस ऑफ लाइव्स, मतलब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़त्म हुआ है। देन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है ही, मतलब खाना पीने का चीज़ें तो है ही। एंड हाईलाइटिंग द डिवास्टिक कॉस्ट ऑफ इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। तो ये जो इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट है इसके कॉस्ट के रूप में क्या हुआ है, मास डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लॉस ऑफ लाइव्स एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जैसे खाने की दिक्कत, पीने की दिक्कत, बीमारी, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो आई होप आपने समझा होगा। अभी वैसे ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैंने उतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम